हाउ द वेल्डर ऑब्जर्व वेल्डिंग एरिया ऑफ द जॉइंट इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अच्छा, वेल्डर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जोड़ के वेल्डिंग क्षेत्र को कैसे देखता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग ऐसी एक वेल्डिंग है जिसमें बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन हम वैक्यूम चैम्बर में दौड़ाते हैं, और वो जहाँ पर जॉब भी वहीं रखा होता है वैक्यूम चैम्बर में, वहाँ पर जाके जब वो टकराते हैं तो इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है जहाँ कि वो वेल्डिंग वो पिघल जाती है धातु और वेल्डिंग हो जाती है। अब हमारा वेल्डर उसको देखे कैसे, समस्या ये है वेल्डर उसको देखेगा कैसे, क्योंकि वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर तो खड़ा नहीं हो सकता। वैक्यूम मतलब उसमें सारी हवा हमने निकाल ली है बाहर, तो वो सांस कैसे लेगा बेचारा। और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो इतना बड़ा भी नहीं होता कि उसमें वेल्डर जाके खड़ा हो जाए। इतना बड़ा वैक्यूम चैम्बर नहीं होता, छोटी छोटी सी वेल्डिंग होती है, प्रिसीजन वेल्डिंग होती है। तो इसके लिए फिर वेल्डर देखेगा कैसे कि हमारी वेल्डिंग सही जगह हो रही है नहीं हो रही है। तो एक ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम है, जो फोर्थ आपका आंसर है वो सही है। सेफ ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम कंटेनिंग ऑप्टिकल मिरर्स, इसमें शीशे लगे हुए होते हैं। वो शीशे जहाँ वेल्डिंग हो रही है वहाँ से उसको रिफ्लेक्ट कर करके ऐसी डायरेक्शन में, और एक पाइप से उस वेल्डर को दिखाई दे जाता है कि वेल्डिंग कहाँ हो रही है। तो इसका आंसर डी है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सेफ ऑप्टिकल मिरर, ये बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सेफ ऑप्टिकल हेलमेट। हेलमेट तो नहीं यूज़ करते उसमें, हेलमेट अंदर थोड़ा ही खड़े हैं, जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है वहाँ पर वेल्डर खड़ा नहीं होता इसमें। तीसरा ऑप्शन है सेफ ऑप्टिकल हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन का भी इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्टिकल मिरर तो है, लेकिन ऑप्टिकल मिरर वो हाथ में लेके नहीं खड़ा होता, एक पूरा सिस्टम है व्यूइंग सिस्टम, उसको सेफ ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम कहते हैं, और उसमें ऑप्टिकल मिरर लगे होते हैं। ये आंसर सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशंस। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान जहरीले धुएं से कैसे बचें। आंसर है वियर हेलमेट। बहुत सारों को आपको लगेगा हाँ ठीक तो है, हेलमेट पहन लो। हेलमेट से आप चमक यानी कि लाइट की इंटेंसिटी और रेडिएशन से बच सकते हैं, धुएं से नहीं बच सकते। उन्होंने जहरीले धुएं की बात करी है, उन्होंने टॉक्सिक फ्यूम्स की बात करी है, तो वो तो आपके हेलमेट के अंदर भी घुस जाएंगी टॉक्सिक फ्यूम्स। तो हमें चाहिए एक ऐसा सुरक्षा उपकरण जो हमारी नाक पे लगा हो, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटर। आंसर डी, ऑप्शन डी, यूज़ रेस्पिरेटर पैड। जैसे मास्क होता है ना जो आप कोरोना में पहने हैं मास्क, उसी तरीके से वेल्डिंग में एक और अच्छे जो जहरीली गैस को से बचाता है हमें, उसको गैस को शुद्ध कर देता है, मतलब क्लीन कर देता है, सॉरी। सो उसको कहते हैं हम रेस्पिरेटर। पहला ऑप्शन हेलमेट सही नहीं है, हैंड स्क्रीन भी आपको धुएं से नहीं बचा सकती, और लेदर एप्रन का तो धड़ से मतलब है, उसका तो नाक से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका एक आंसर सही है, वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग कॉपर कोटेड फिलर वायर इन मिग। मिग वेल्डिंग में कॉपर कोटेड फिलर वायर का क्या उद्देश्य है। देखिए, जो मिग की वायर होती है, इसको मिग मैग दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। मैग होता है CO2 वेल्डिंग वाला और मिग होता है आर्गन वेल्डिंग वाला, ठीक है। इस पे जो इसकी सॉलिड वायर होती है उसके ऊपर एक कॉपर की फिल्म चढ़ी होती है। कई लोग इसको सोचते हैं ये फ्लक्स की कोटिंग है, ये कोटिंग है कॉपर की, तो ये फ्लक्स का काम कर रही होगी। कॉपर फ्लक्स नहीं है, पहली बात तो ये समझें, कॉपर फ्लक्स नहीं है। कॉपर को क्यों उसकी एक बहुत पतली सी फिल्म चढ़ाते हैं, क्योंकि कॉपर पे आपने देखा होगा जंग नहीं लगता। तो हमारी जो फिलर मेटल है वो है आयरन का, वो है फेरस, माइल्ड स्टील का होगा, मतलब बेस उसका फेरस ही है। और आयरन पे तो जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, तो हम उसको बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक कॉपर की एक फिल्म चढ़ा के रखते हैं। क्योंकि आज हमने जो रोल ख़रीदा आधा ख़त्म हो गया, आधा बचा हुआ है, तो वो रखे रखे मॉइस्चर पकड़ के जंग लग सकता है ना उस पर, इसलिए हम कॉपर की वायर वो मतलब फिलर वायर के ऊपर कॉपर की एक कोटिंग रखते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट रस्ट। और मज़े की बात, उत्तर 2 भी सही है इसका, उसमें भी ये लिखा है टू प्रिवेंट रस्ट। अब इसका आंसर ज़रा आपको देख के बता दूँ, क्योंकि ये जूं का तू सवाल अगर उठ के आपके को सवाल परीक्षा में आ गया तो आपको तो सही आंसर लगाना होगा। इसका सही आंसर है 86 क्वेश्चन का ऑप्शन ए। इसमें आप ऑप्शन ए पे लगाना, भले ही दोनों जगह टू प्रिवेंट रस्ट लिखा हो, जंग से बचाने के लिए। अब 2 बार लिख दिया तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें आप ए आंसर को लगाना, अगर गलती से ये सवाल आपके पास परीक्षाओं में आ जाता है तो।
और अगर इन्होंने ठीक कर दिया अपने, भाई संशोधन तो होते ही रहते हैं ना पोर्टल पे, तो हो सकता है हमारी वीडियो कोई देख ले और उसको ठीक कर दे, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका एक ही पर्पज़ है कॉपर कोटिंग का कि वो रस्ट से बचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेल्ड टॉर्च फॉर फ्लैट पोजीशन इन GMAW वेल्डिंग पोजीशन। अगर फ्लैट पोजीशन पे हम कर रहे हैं वेल्डिंग, तो GMA वेल्डिंग प्रक्रिया में समतल स्थिति में वेल्ड टॉर्च की झुकाव का कोण क्या है? 10 से 15 डिग्री। 5 से 10 बहुत छोटा हो जाएगा। ये 10 से 15 डिग्री अगर आप उसको झुकाव को रखेंगे तो आपकी वेल्डिंग दोनों सिरों पे, दोनों बेस मेटल पे बराबर होगी और एक स्मूथ आपको वेल्ड रन मिलेगा। 20th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें हमारी आर्क दिखाई नहीं देती, वो फ्लक्स के अंदर छुपी रहती है। ये सिर्फ हेड डाउन पोजीशन में या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर टी जॉइंट है और उसको आपने 45 डिग्री पे नहीं घुमाया, फ्लैट रखा हुआ है और वहीं पे आप उस पोजीशन में भी आप SAW वेल्डिंग कर सकते हो, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कर सकते हो। सो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन बन जाती है। तो हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, वैसे ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत साउंड वेल्ड देता है, रेडियोग्राफी वेल्ड देता है, क्योंकि लगभग ऑटोमेटिक है, लगभग ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है। तो ऑटोमेटिक वेल्डिंग तो अच्छी होनी हुई ना, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन, मतलब इसका एक सीमा ये है कि ये वर्टिकल पोजीशन में नहीं हो सकती, ओवरहेड पोजीशन में नहीं हो सकती, क्योंकि ये फ्लक्स वर्टिकल पोजीशन में रुकेगा नहीं ना, वहाँ पर जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है वो गिर जाएगा नीचे ग्रेविटी से। ओवरहेड पोजीशन में भी ग्रेविटी से नीचे गिर जाएगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी तब नहीं गिरेगा अगर आपने फिलेट वेल्ड करना है टी जॉइंट पे, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, लिमिटेड टू फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल फिलेट वेल्ड्स। ये सिर्फ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल फिलेट वेल्ड के लिए ही काम कर सकता है, वर्टिकल के लिए नहीं कर सकता, ओवरहेड के लिए नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द फिलर वायर इज फेड इन GMAW वेल्डिंग प्रोसेस? GMAW वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा फिलर वायर जो है उसको कैसे फीड किया जाता है वहाँ तक जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है, कैसे पहुँचाया जाता है, कैसे वहाँ पर पहुँचाया जाता है? मैनुअली नहीं होता वो, उसमें मोटर लगी होती है। पूरा वायर फीड एक मैकेनिज्म होता है, वायर फीड यूनिट कहते हैं उसको। उसमें स्पूल को रखने की भी जगह होती है जहाँ पर स्पूल को रखा जाएगा, मतलब उसको हैंग किया जाएगा। एक लीवर होता है, उसके ऊपर उसको हैंग कर दिया जाता है। और फिर एक मोटर लगी होती है, रोलर्स लगे होते हैं, इनपुट असेंबली होती है, गाइड असेंबली, आउटपुट गाइड असेंबली होती है, एक पूरी वायर फीडिंग यूनिट होती है। तो मैनुअल नहीं करते इसको, वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें मोटर लगी रहती है, रोलर चलते रहते हैं और वायर को आगे भेजते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ, नो फीडिंग, हम फीडिंग करते ही नहीं है। फीडिंग नहीं करेंगे तो वेल्डिंग कैसे होगी? तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑटोमेटिकली, ये आंसर आपका सही है। इसका आंसर है ऑटोमेटिकली। GMAW में आपकी वायर अपने आप फीड होती है ऑटोमेटिकली। 94th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन मैग CO2 वेल्डिंग? मैग मतलब जिसमें CO2 वेल्डिंग होती है, मिग मतलब जिसमें इनर्ट गैस होती है, आर्गन जिसमें इस्तेमाल करते हैं या हीलियम इस्तेमाल करेंगे। तो मिग की बात नहीं कर रही है, मैग और CO2 वेल्डिंग में किस प्रकार की इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं? सॉलिड इलेक्ट्रोड होती है वो, कॉपर कोटेड सॉलिड इलेक्ट्रोड, फेरस की बनी हुई, या जिस भी धातु का आपको वेल्डिंग डिपोजिशन करना है, बेस उसका फेरस ही होता है, माइल्ड स्टील का होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, फ्लक्स कोटेड। कॉपर फ्लक्स नहीं है तो इसको फ्लक्स कोटेड नहीं कह सकते। कॉपर कोटेड होती है लेकिन वो तो रस्ट से बचाने के लिए हमने सिर्फ एक कॉपर की परत चढ़ाई है उस पर। सॉलिड वायर होती है तो ए ऑप्शन फ्लक्स कोटेड नहीं होती, वो फ्लक्स कोटेड तो हमारा SMAW में होता है, ऊपर एक मसाला चढ़ा होता है फ्लक्स का, तो वो वायर इसमें यूज़ नहीं करते। बेयर वायर इलेक्ट्रोड, ये हो सकता है आंसर। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, इसमें फ्लक्स कोर में नहीं होता, वो FCAW में होता है। हमसे मैग की बात कर रहे हैं, GMAW की बात कर रहे हैं, CO2 गैस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो ये सी ऑप्शन गलत हुआ। टंगस्टन इलेक्ट्रोड भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, GTAW में करते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बेयर वायर इलेक्ट्रोड। उसको सॉलिड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, तभी वो उसकी इलेक्ट्रोड की क्लासिफिकेशन में लिखा होता है E70S, S मतलब सॉलिड, और FCAW वाली में लिखा होता है E70T, T मतलब ट्यूबुलर। 95th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ मैग CO2 वेल्डिंग? MAG और CO2 वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड की रेंज क्या है? 0.8 से लेके 1.6 mm। ओके, यस, ये सही है।
0.7 1.3 कुछ नहीं होता, 0.6 1.9 0.5 1.7 ये बिल्कुल नीचे के तीनों आंसर गलत हैं। 0.8 mm डाया की इलेक्ट्रोड हो सकती है, 1.2 mm डाया की इलेक्ट्रोड हो सकती है और 1.6 mm डाया की इलेक्ट्रोड। ये 3 इलेक्ट्रोड आपको मैग CO2 में मिलती है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ये इलेक्ट्रोड का डायमीटर 5 mm भी हो सकता है, 8 mm 10 mm तक के मैंने डाया देखे हैं। SAW की बात नहीं कर रहे, ये मिग की वायर कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली पीछे से स्पूल से निकल के आएगा और रोलर के बीच में से वो धक्का देगा और फिर एक लाइनर से होते हुए वो टॉर्च तक आएगा और वेल्डिंग करेगा फिलर वायर। वो फिलर वायर 3 साइज़ के आते हैं, 0.8 1.2 और 1.6 mm डायमीटर के। तो इसका आंसर ए सही है। What type of operation is generally used in GMAW? आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है GMAW में? ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, मैनुअल मेथड। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, GMAW जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो सेमी ऑटोमेटिक है, क्योंकि उसमें वायर फीडिंग जो यूनिट है वो तो ऑटोमेटिक काम करती है, उसमें तो मोटर लग रही है। लेकिन जो आपकी वेल्डिंग है वो वेल्डर ही करेगा टॉर्च को हाथ में पकड़ के, इसलिए इसका आंसर सेमी ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो GMAW की बात कर रहे हैं। इससे पहले वो वायर फीड मैकेनिज्म की बात कर रहे थे कि वायर फीड कैसे होती है। वायर फीड ऑटोमेटिक होती है, लेकिन अगर आप पूरी GMAW की बात करेंगे तो ये सेमी ऑटोमेटिक हुई, क्योंकि कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक हो रहा है और कुछ हिस्सा वेल्डर को करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर हुआ सेमी ऑटोमेटिक। वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो ऑप्शन ए ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ऑप्शन सी फुल्ली ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो ऑटोमेटिक होगा वो फुल्ली ऑटोमेटिक होगा ना, तो एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो नहीं हो सकते। तो ए और सी तो ये गलत हुआ। मैनुअल मेथड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वायर फीड मैकेनिज्म जो है वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, तो ये वेल्डिंग ऐसी है। अब जैसे SMA है, SMA में आपको इलेक्ट्रोड भी होल्डर में खुद लगानी है, वो ख़त्म हो जाए तो बदलनी भी खुद है और वेल्डिंग तो खुद करनी है, तो वो फुल्ली मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस होता है। टिग भी पूरा वेल्डिंग प्रोसेस मैनुअल होता है। GMAW, FCAW ये दोनों प्रोसेस सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, और आपका SAW जो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग वो फुली ऑटोमेटिक यानी ऑटोमेटिक होता है। विच हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इंक्रीजेज हार्डनेस बट डिक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी? स्टील का कौन सा ऊष्मा उपचार, ताप उपचार और ऊष्मा उपचार एक ही बात है, ताप उपचार कठोरता को तो बढ़ाता है लेकिन उसकी ताकत और लचीलेपन को कम कर देता है? ऑप्शन है अनीलिंग। अनीलिंग हम तब करते हैं ऊष्मा उपचार जब हमें किसी हार्ड चीज़ की हार्डनेस को कम करना हो, पर हमसे तो पूछा गया है जो हार्डनेस को बढ़ा रहा हो, तो अनीलिंग नहीं करते। अनीलिंग करते हैं हार्डनेस को कम करने के लिए, ताकि उस पर मशीनिंग की जा सके, उसकी मशीनिबिलिटी बढ़ाई जा सके। हार्डनिंग, यस, हार्डनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जॉब को हार्ड करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी कम हो जाती है। नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग से हम चीज़ों को हार्ड नहीं करते, वो अनीलिंग जैसा ही एक प्रोसेस होता है। आखिरी ऑप्शन है केस हार्डनिंग। अब हार्डनिंग दोनों में लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने सिर्फ हार्डनेस बढ़ाने की बात करी होती तो दोनों आंसर में कन्फ्यूजन हो सकता था, पर क्वेश्चन में एक खास चीज़ लिखी हुई है कि वो उसकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है, वो हार्डनिंग है। अब आप पूछिए इसमें क्या फ़र्क है? केस हार्डनिंग में सिर्फ सतह को हार्ड करते हैं, अंदर का जो धातु है उसकी डक्टिलिटी पर और उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमने सतहों को हार्ड कर दिया है। तो हार्डनेस तो दोनों प्रोसेस में होती है, बी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है अगर सिर्फ हार्डनिंग की बात कर रही है, हार्डनेस बढ़ानी है। लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब हमने पूरे जॉब की हार्डनेस अंदर तक कर दी है, उसकी हार्डनेस बढ़ा दी है, पूरे जॉब को हार्ड कर दिया है, ब्रिटल कर दिया है। ब्रिटल होते ही वो चीज़ें डक्टिलिटी नहीं रहती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसका आंसर है बी। वो प्रोसेस जो आपकी हार्डनेस को बढ़ा रहा है और डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ को कम कर रहा है उसको केस हार्डनिंग नहीं कहेंगे, उसको हार्डनिंग कहेंगे। केस हार्डनिंग में सिर्फ सतह हार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूसेस ओनली आउटर सरफेस ऑफ द जॉब हार्डेंड टू सम डेप्थ? कौन सा ऊष्मोपचार प्रक्रिया कुछ गहराई तक केवल कठोर कार्य की बाहरी सतहों का उत्पादन करती है? ये सवाल वही है जो मैंने पिछले आपको बताया, उसे केस हार्डनिंग कहते हैं, ऑप्शन डी। इसमें सिर्फ सतह को हार्ड किया जाता है, अंदर की धातु आपकी अपनी ओरिजिनल उसमें रहेगी। और उसके कई तरीके होते हैं, कार्बोराइजिंग होता है, नाइट्राइडिंग होता है, फ्लेम हीटिंग होता है, केस हार्डनिंग बाय फ्लेम हीटिंग, या साइनाइडिंग होता है, और इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन कॉइल से भी हम केस हार्डनिंग करते हैं। तो केस हार्डनिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तरीके होते हैं, और उससे हम सिर्फ सतह, जॉब की सिर्फ सतह को हार्ड करते हैं ताकि वो घिसे ना।
विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव ब्रिटलनेस इन द चिसल। छेनी में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन से ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। देखिए छेनी आप समझ रहे हैं ना, वो धातु को काटेगी तो उसका हार्डनेस तो होना चाहिए ना, पर प्रॉब्लम ये है कि हार्डनेस जैसी हम बढ़ाते हैं छेनी की, जो छेनी हमने बनाई है, उत्पादन किया है, तो हार्डनेस के साथ ब्रिटलनेस बढ़ती है। तो हार्डनेस का ऊष्मा उपचार करने के बाद हमें उसका एक और ऊष्मा उपचार करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, टफनेस को बढ़ाया जाता है और उसकी ब्रिटलनेस को थोड़ा कम करा जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा हीट ट्रीटमेंट है जिससे उसकी भंगुरता, ब्रिटलनेस, हार्डनेस जब हम बढ़ाते हैं किसी चीज़ की तो उसकी भंगुरता बढ़ती है, ब्रिटल हो जाता है चीज़ें। ख़ास तौर से फेरस मेटल की बात कर रहा हूँ। तो चिसल तो फेरस की बनती है ना, आपने कॉपर की चिसल देखी है क्या? चांदी की कोई चिसल देखी है? चिसल तो लोहे की बनती है ना। तो लोहा जब भी हार्ड बनाओगे आप तो वो ब्रिटल मतलब चटक हो जाएगा, और उसके उस चटकपन को कम करने के लिए, पता चले हमने चिसल को यूज़ करा, हथौड़ा मारा और वो चटक गई, टूट गई, हमारे हाथ में भी चोट लग गई, उसकी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हमें टेम्परिंग एक ऊष्मा उपचार है जो लगभग 500-600 डिग्री तक किया जाता है। हार्डनिंग को करने के लिए हमें 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना पड़ता है, पर टेम्परिंग हार्डनिंग के बाद एक ऊष्मा उपचार है जो आपकी ब्रिटलनेस को कम कर देता है, टफनेस को बढ़ा देता है, स्टिफनेस को बढ़ा देता है, आपके डक्टिलिटी को बढ़ा देता है और स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर सी सही है। व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ हीटिंग स्टील टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग सडनली। स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने का कार्य क्या है? अनीलिंग? नहीं, अनीलिंग में एकदम ठंडा नहीं करते, भट्टी के अंदर ठंडा करते हैं। हार्डनिंग में ठंडा करते हैं एकदम, ये बात सही है, तो हार्डनिंग इसका आंसर हो सकता है। टेम्परिंग में हम एकदम ठंडा नहीं करते, तेल में ठंडा करते हैं, मतलब एकदम उसको ठंडे पानी में नहीं डुबा देते, गर्म तेल में डुबा के धीरे धीरे ठंडा करते हैं। टेम्परिंग भी आंसर नहीं हो सकता। हमसे सवाल में पूछा गया है कूलिंग सडनली, एकदम से ठंडा, अचानक ठंडा करना है उसको। क्विंचिंग, यस क्विंचिंग वो आंसर है। अब कन्फ्यूजन ये है, हार्डनिंग में भी हम यही करते हैं, एकदम ठंडा करते हैं, तभी उसकी हार्डनेस बढ़ती है जॉब की, और क्विंचिंग में भी यही है कि गर्म करा एक क्रिटिकल तापमान तक और उसको एकदम ठंडा कर दिया अचानक। अब इसको क्विंचिंग क्यों लगाया जाए, हार्डनिंग क्यों ना लगाया जाए? वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप मतलब ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो आप पाएंगे उसमें ऑपरेशन लिखा हुआ है, प्रोसेस नहीं लिखा हुआ। हार्डनिंग एक प्रोसेस है और क्विंचिंग एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन होता है कोई गतिविधि और प्रोसेस होता है प्रक्रिया। हार्डनिंग एक प्रक्रिया है धातु को हार्ड बनाने की, और क्विंचिंग एक गतिविधि है कि हमने उसको एकदम ठंडा कर दिया, उसको हम क्विंचिंग कहते हैं। तो इसका आंसर डी सही है, क्विंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील। स्टील को नॉर्मलाइजिंग करने का ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक पर्पस होता है उसके जो ग्रेन्स हैं उनके साइज़ को रिफाइन करना, मतलब आंतरिक संरचना को शुद्ध करना, उसका पर्पस होता है नॉर्मलाइजिंग का हमारी। क्योंकि जब हम उस पर फोर्जिंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं तो अंदर के ग्रेन साइज़ फैल जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे ही रह जाते हैं। वो सारे समान हो जाएं ताकि इंटरनल स्ट्रेसेस कम हो सकें, जो तनाव आया है फैलने में, और कुछ छोटे रह गए, किसी को जगह नहीं मिल रही, कोई फैल गया, इस तरह से आंतरिक संरचना, ग्रेन साइज़ हमारे बदल जाते हैं। उनको शुद्ध करने के लिए हम एक ऊष्मा उपचार करते हैं ताकि अंदर के तनाव कम हो सकें और मजबूती बढ़ सके, स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो आंसर देख लेते हैं। फाइन ग्रेन्स, वही मैं कह रहा था, आंतरिक संरचना को शुद्ध करना, उसको कहते हैं प्रोड्यूस फाइन ग्रेन्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, मतलब एक जैसी आकृति के और एक जैसे साइज के आपको सारे अंदर संरचना मिल सके, ग्रेन्स मिल सके। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इफ मटेरियल इज सॉफ्टन्ड एंड सुटेबल फॉर मशीनिंग। कौन सा गर्मी उपचार नहीं, ऊष्मा उपचार कौन सा है जिसमें सामग्री को नरम और मशीनिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है? अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था, उसको एनीलिंग कहते हैं। एनीलिंग में अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करके उसको कुछ घंटे, 2 घंटे होल्ड करके और फिर भट्टी के अंदर ही धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। भट्टी को बंद कर दिया जाता है बस, और तापमान अपने आप भट्टी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होगा। क्योंकि भट्टी से अगर बाहर भी निकाल देंगे तो हवा के संपर्क में आके वो उससे ज़्यादा ठंडा होगा, तब वो नॉर्मलाइजिंग कहलाएगा। लेकिन अगर आपने भट्टी के अंदर ही उसको ठंडा किया है तब वो एनीलिंग होगा। और एनीलिंग हम तब करते हैं जब हम उसकी मशीनिंग के गुण बढ़ाना चाह रहे हों, यानी कि उसकी डक्टिलिटी, सॉफ्टनेस, नरमपन, ये हम
बढ़ाना चाह रहे हों। एनीलिंग तब किया जाता है जब किसी ऊष्मा उपचार की वजह से हमारा धातु बहुत हार्ड हो गया है और वो मशीनिंग नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम उसको अनील्ड करते हैं। और ये अनीलिंग भी कई प्रकार की होती है, सेमी अनीलिंग, फुल अनीलिंग, कई प्रकार की होती है। तो अनीलिंग वो आंसर है जिसकी वजह से, इस ऊष्मा उपचार की वजह से हमारा जो धातु है जो हार्ड हो गया है वो मशीनिंग योग्य नरम हो जाता है। और नरम का मतलब मक्खन नहीं बन जाता उसका, उस पर मशीनिंग हो जाती है। हार्ड तो वो तब भी रहेगा भाई, लोहे पे मशीनिंग होते हुए देखिए ना, तो हम लोहे को नरम ही कहते हैं, माइल्ड स्टील नरम ही होता है। What is the name of heat treatment process where the steel reheated to a suitable temperature below the critical point to improve the toughness and ductility? अभी टफनेस और डक्टिलिटी को पूछा है, थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कुछ किसी और सवाल में। टेम्परिंग करते हैं और टेम्परिंग से टफनेस भी बढ़ती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, डक्टिलिटी भी बढ़ती है, और कम क्या क्या होता है, ब्रिटलनेस कम होती है यानी कि भंगुरता कम होती है, और हार्डनेस थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी। क्योंकि हार्डनेस को हम पूरा कम नहीं करना चाह रहे, हमने छेनी बनाई उसको हार्ड बनाया, फिर हमने उसकी टेम्परिंग अगर करके उसकी हार्डनेस को ख़त्म ही करना होता तो हम उसको हार्ड क्यों, फिर हार्ड, हमें हार्ड तो चाहिए ना भाई छेनी। तो हार्डनेस बहुत कम होती है और ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसका आंसर है टेम्परिंग। टेम्परिंग वो ऊष्मा उपचार है जिसके कारण जॉब की टफनेस बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और डक्टिलिटी बढ़ती है और भंगुरता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज़ वेरी सिमिलर टू एनीलिंग बट द जॉब आर अलाउड टू कूल इन एयर? हाँ, वो नॉर्मलाइजिंग होता है। अनीलिंग में हम जॉब को भट्टी के अंदर ही ठंडा करते हैं बहुत धीरे धीरे। नॉर्मलाइजिंग में तापमान उसी तापमान तक गर्म किया जाता है, उतनी देर तक उसको होल्ड किया जाता है, लेकिन जॉब को भट्टी से बाहर निकाल लिया जाता है, फर्नेस से बाहर निकाल लिया जाता है और उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दिया जाता है। उसको कहते हैं नॉर्मलाइजिंग, और इसके कारण होते हैं हमारी आंतरिक संरचना शुद्ध। हार्डनिंग उसको नहीं कहते, टेम्परिंग उसको नहीं कहते, और केस हार्डनिंग भी उसको नहीं कहते। बाकी आंसर गलत है। What type of test is used for vessels, tanks and pipe containing pressure? कोई ऐसा आपने जॉब बना दिया, पाइप बना दिया, कोई टैंक बना दिया, वेसल बना दिया, तो उस पर कौन सा टेस्ट किया जाता है? हम ये देखना चाहते हैं कि जब इसके अंदर वो लिक्विड भरा जाएगा, भाई पाइप है, टैंक है, उसके अंदर कोई चीज़ भरी जाएगी ना, गैस भरी जाएगी या कोई लिक्विड भरा जाएगा, फ्लूइड भरा जाएगा बहरहाल, तो उस प्रेशर में वो फ्लूइड लीक नहीं होना चाहिए। यही हम उसमें टेस्ट करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन भी करते हैं, लेकिन विजुअल इंस्पेक्शन तो हम हर जॉब का करते हैं। लीक और प्रेशर टेस्ट, ये वो आंसर है जो हम ढूंढ रहे हैं। अगला आंसर है स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। इस स्टेथोस्कोपिक टेस्ट कौन मना कर रहा है? कर लो, लेकिन वो तो हर जॉब पे कर सकते हो आप। ऐसे ही मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट भी आप हर जॉब पे कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पाइप पे, टैंक्स पे, वेसल्स पे जिनमें प्रेशर आना हो, उसमें हम कौन सा टेस्ट करते हैं? उसमें हम लीक टेस्ट और प्रेशर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनडीटी मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट्स ऑन फेरस मेटल्स यूजिंग आयरन पाउडर? हाँ, आयरन पाउडर का प्रयोग करके, आयरन पाउडर लिखा है तो आपको, अगर आप नहीं भी जानते तब भी आप समझ जाने चाहिए थे, इसको मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन टेस्ट कहते हैं। MPI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन टेस्ट या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। MPT भी कह सकते हैं, MPI टेस्ट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर है, क्योंकि आयरन पाउडर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो आयरन पाउडर एक सेमी पेस्ट फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको डाल के आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कैसे ये टेस्ट किए जाते हैं। इसको कहते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन टेस्ट, और ये इसलिए किया जाता है ताकि सरफेस पे क्रैक या अंदर किसी कोई ब्लो होल रह गया हो या कोई लैक ऑफ फ्यूजन रह गया हो, तो उस तरीके के डिफेक्ट्स को हम पता लगा सकें। उसका तरीका है मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन टेस्ट। आंसर है C। एक्सरे वो नहीं होता, उस एक्सरे में हम आयरन पाउडर का प्रयोग नहीं करते, गामा रे में भी हम आयरन पाउडर का प्रयोग नहीं करते, और स्टेथोस्कोपिक टेस्ट में तो हम आयरन पाउडर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर C है। व्हाट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज डन यूजिंग कलर्ड डाई एंड फ्लोरोसेंट लिक्विड टू फाइंड माइन्यूट क्रैक्स? ये माइन्यूट लिखा हुआ है, मिनट नहीं लिखा हुआ है, स्पेलिंग दोनों की सेम है। मतलब बहुत महीन महीन पतले पतले क्रैक्स को और पिन होल्स को अगर हमें ढूंढना हो और हम डाई या किसी कलर्ड किसी लिक्विड की हम मदद ले रहे हैं, तो उस टेस्ट का नाम क्या है? उस टेस्ट का नाम है डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, या उसको लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट भी कहते हैं। तो आंसर D, दोनों ही उसके नाम हैं। उसको लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट भी कहते हैं। उसमें रंगीन एक लिक्विड होता है
जो आपके मतलब जब उसके रिज़ल्ट हम देखते हैं तो वो छोटी छोटी त्रुटियों को भी, दोष को भी थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता है, ताकि हमें दूर से चमक में आ जाए कि अच्छा सफ़ेद बैकग्राउंड पे वो लाल कलर का जो डिफेक्ट है वो वहाँ पर देखो क्या डिफेक्ट है, तो दूर से चमक में आ जाती है। उस तरीके की टेस्टिंग को हम लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट कहते हैं, और ये वेल्डिंग पे ही किया जाता है। सब वेल्डर वालों के लिए है ये सारे जानकारियाँ। आखिरी क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। व्हाट इज़ द टेस्ट सेटअप फॉर वेल्ड स्पेसिमेन? वेल्ड नमूने के लिए किस परीक्षण की स्थापना की जाती है? बाप रे। अच्छा, ये जो टेस्ट है ये टेंसाइल टेस्ट नहीं है, जो ऑप्शन ए है वो नहीं है। ये टेंसाइल टेस्ट में तो खींच के तोड़ा जाएगा, मतलब मशीन के बीच में उसको ऐसे तनाव में तोड़ा जाएगा। आप ये देख पा रहे होंगे, ये तो चीज़ों को मोड़ के देखना चाह रहा है। मतलब यहाँ पर अगर प्लेट आपने रख दी होती सीधा, और जब ये पंच नीचे आएगा तो ये इसको ऐसे घुमा देगा। वेल्डिंग को हम बेंड करके देखना चाहते हैं कि बेंडिंग करते हुए वेल्डिंग टूट तो नहीं रही। और ये 2T और 3T इसका जो पंच का साइज़ है वो थिकनेस के 2 गुना या 3 गुना रखा जाता है इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसको बहुत ही एकदम ज़्यादा शार्प बेंड दे दिया, फिर तो टूट ही जाएगी वेल्डिंग, फिर तो सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन हम उसको थोड़ा घुमावदार बेंड टेस्ट कहते हैं, उसको गाइडेड बेंड टेस्ट कहते हैं इसको। तो ये जो प्रोसेस दिखाया हुआ है, ये वेल्डिंग की सीम को बेंड करके देखा जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को, कि बेंड होने पे ये इसमें डक्टिलिटी के गुण हैं या नहीं है, इलोंगेशन कितनी हो रही है। तो इसका आंसर है गाइडेड बेंड टेस्ट। फ्री बेंड टेस्ट ये नहीं है। ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट ख़त्म हुआ दोस्तों। इसके बाद वेल्डर ट्रेड के सिर्फ 3 और टेस्ट रह जाते हैं। जितने क्वेश्चन बचे हैं मैं 3 टेस्ट में उसको कंप्लीट करूँगा और आपका ट्रेड थ्योरी का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जब भी परीक्षा से पहले आपको समय मिले, आप इन सारी वीडियोस को देख लेना। अपना ध्यान रखना, खुश रहना। थैंक यू वेरी मच।